चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के चैप्टर में हमारे पास जो की टर्म्स हैं एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे फ्रॉइड्स की स्टेजेस को, क्योंकि वहीं से पर्सनालिटी पे बात होना शुरू हुई थी। सो पर्सनालिटी क्या है, टाइप ए और टाइप बी पर्सनालिटी क्या है, ये हमने लास्ट भी देखा था, लेकिन एक दफ़ा थोड़ा सा इसको रिवाइज़ करते हुए चलेंगे। दैन स्टेज थेरी हम पढ़ेंगे फ्रॉइड की, इसने कौन सी स्टेज थेरी दी और किस तरह से उसमें से डिफेंस मैकेनिज्म्स निकले, किस तरह से हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है, कौन सी स्टेज में होती है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे बात होगी। देन फ्रॉइड्स साइकोसेक्सुअल स्टेज थेरी क्या है, कौन सी स्टेज में कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म जो डेवलप होता है, और पर्सनालिटी की कौन कौन सी जो 3 पार्ट्स हैं हमारे ईगो और सुपर ईगो, कौन सी स्टेज में डेवलप होते हैं, और डिपस क्राइसिस क्या है, अनकॉन्शियस क्या है। देन ईगो एंड सुपर ईगो की बात करेंगे। डिफेंस मैकेनिज्म्स क्या हैं और इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म्स कौन कौन से हैं वो देखेंगे। देन वॉम्ब एनवी का कंसेप्ट किसने दिया। देन पर्सनल अनकॉन्शियस क्या है एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियस क्या है, इसका कंसेप्ट कहाँ से आया, कॉम्प्लेक्सिस क्या होते हैं, आर्कीटाइप्स क्या हैं। देन ट्रेड थेरीज, बिग 5 ट्रेड्स कौन सी हैं, फैक्टर एनालिसिस। देन हेरिटेबिलिटी, टेम्परामेंट्स, सोमेटोटाइप थेरी क्या है, ट्रायडिक रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म क्या है, सेल्फ एफिकेसी की बात करेंगे। लोकस ऑफ कंट्रोल देखेंगे जो इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है, सेल्फ एस्टीम क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड, प्रोजेक्टिव टेस्ट कौन कौन से हैं। देन सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज कौन कौन सी हैं जिनको हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी कहते हैं। सो रिलायबिलिटी वैलिडिटी की बात करेंगे। देन बैडनम इफेक्ट क्या होता है, इसको भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें जो हमारे पास की पीपल्स हैं पर्सनालिटी के चैप्टर में वो हैं सिगमंड फ्रॉइड, कैरन हॉर्नी, नैन्सी चार्डरो, कार्ल जंग, एडलर, हैंस इज़निक, रेमंड कैटल, पॉल कोस्टा, रॉबर्ट मैकरी, गॉर्डन एल्बर्ट, हिपोक्रेट्स, विलियम शेल्डन, B.F. स्किनर, एल्बर्ट बेंडोरा, जॉर्ज कैले, जूलियन रोटर, अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रोजर्स। ये की पीपल्स हैं जो हम इस पर्सनालिटी के चैप्टर में इनको पढ़ेंगे। इनमें से बहुत सारे आप पहले ऑलरेडी चैप्टर्स में पढ़ आए हैं, तो फर्दर इनको यहाँ पे भी देखेंगे ये पर्सनालिटी के बारे में ये लोग क्या कहते हैं। अब पर्सनालिटी क्या है, ये एक ऐसी टर्म है जिसको हम ऑलमोस्ट हर वक्त यूज़ करते हैं पर्सनालिटी को जज करने के लिए, पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, या हम दूसरों की पर्सनालिटी को किस तरह से पसंद करते हैं। तो हम यहाँ क्या है उनकी पर्सनालिटीज़ में हम लोगों के यूनिक एटीट्यूड्स को, बिहेवियर्स को, उनकी इमोशंस को, या फिर किसी भी पर्सन की करैक्टरिस्टिक्स को करैक्टराइज करते हैं, उसको डिफ़ाइन करते हैं। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, पर्सनालिटी कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डिफरेंट आइडियाज़ लेके आते हैं इंडिविजुअल्स के, किस तरह इंडिविजुअल्स की जो पर्सनालिटी है वो क्रिएट होती है। सो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के डिफरेंट आइडियाज़ हैं कि दैट हाउ एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी इज़ क्रिएटेड। कुछ ऐसे आइडियाज़ भी हैं जो पर्सनालिटी की जो हमारे पास स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो उसके अंदर नियरली फिट नहीं होते। जैसे कि हमने बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़े, लेकिन उनमें कहीं पर भी टाइप ए और टाइप बी पर्सनालिटी का जिक्र नहीं है, तो ये किसी भी स्कूल ऑफ थॉट में फिट नहीं होते। लेकिन ये एक आइडिया है पर्सनालिटी के बारे में कि 2 तरह की पर्सनालिटीज़ होती हैं, टाइप ए पर्सनालिटी एंड टाइप बी पर्सनालिटी। हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि टाइप ए पर्सनालिटी के लोग किस तरह से होते हैं, ये काफ़ी ईजीली नाराज़ हो जाते हैं, ठीक है, और ये काफ़ी इसके साथ साथ कम्पिटिटिव भी होते हैं, एम्बिशियस भी होते हैं, और ये काफ़ी हार्ड वर्किंग भी होते हैं, और एंड दे प्ले हार्ड एज वेल। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन सब के बावजूद टाइप ए पर्सनालिटी के ही लोग ऐसे होते हैं जिनमें हार्ट डिजीज़ का रिस्क काफ़ी ज़्यादा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन। अगर हम टाइप बी पर्सनालिटी के इंडिविजुअल्स को देखें तो फिर ये काफ़ी रिलैक्स्ड होते हैं, ईजी गोइंग होते हैं, लेकिन इस तरह के जो लोग हैं ये ऑपोजिट एंड्स जो होते हैं ना इसके, उसमें बहुत इजीली ये फॉल नहीं करते। मतलब अगर इजी गोइंग है तो ये हार्ड गोइंग नहीं होते, ऑपोजिट एंड पे ये लाई नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ना टाइप ए में आते हैं ना टाइप बी में आते हैं, उनमें दोनों तरह की मिक्स पर्सनालिटीज़ होती हैं। सो कुछ इस तरह के पीपल भी हैं जो इस कॉन्टिन्यूम में नहीं आते। अच्छा जी, टाइप ए और टाइप बी पर्सनालिटीज़ के बाद हम देखते हैं कि जी स्कूल ऑफ थॉट्स किस तरह से बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है साइको एनालिटिक थेरी, जिसमें सबसे पहला नाम है फ्रॉइडियन थेरी। फ्रॉइडियन ने हमारे पास जो इनका कहना था कि पर्सनालिटी जो है वो बचपन में ही सेट हो जाती है। पर्सनालिटी किसी भी पर्सन की जो पर्सनालिटी है वो उसके चाइल्डहुड में ही सेट हो जाती है। सो उसको डिफाइन करने के लिए उसने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस दी, जिसको हम थेरी ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेज थेरी ऑफ पर्सनालिटी। अब यहाँ पे इन्होंने जो स्टेज थेरी दी इसमें बताया कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो डिसकॉन्टीन्यूस होती है। हमने पहले भी देखा कि डेवलपमेंट जो है वो अगर हम
बायोलॉजिकली देखें या साइकोलॉजिकली देखें तो वो कॉन्टीन्यूस होती है या डिसकॉन्टीन्यूस होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थेरी जो डेवलपमेंट है वो डिसकॉन्टीन्यूस होती है। अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में बात करें तो ये जो स्टेज थेरीज़ हैं ये इसमें जितनी भी स्टेजेस होती हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी पर्सन है या पीपल हैं वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज में स्टेप वाइज वो वहाँ पे एंटर हो रहे होते हैं दूसरी स्टेज में। लेकिन जितने भी लोग हैं वो इन सारी स्टेजेस से ही गुजरते हैं और सेम ऑर्डर से गुजरते हैं, ठीक है। अब ये जो फ्रॉइड की थ्योरी है इसकी 4 स्टेजेस हैं, हम सब ने देखा। इसमें ऑरल स्टेज है, एनल है, फैलिक स्टेज है और उसके बाद जेनिटल स्टेज है। अब यहाँ पे ये बताते हैं बिटवीन द फैलिक स्टेज एंड द एडल्ट जेनिटल स्टेज इज़ लेटेंसी पीरियड। तो यहाँ पर एक लेटेंसी पीरियड भी है जहाँ पे दैट सम पीपल रेफर टू एज अ स्टेज। कुछ लोग इसको स्टेज कहते हैं कि ये जो लेटेंसी है ये एक स्टेज है, जबकि कुछ लोग अभी ये मानते हैं कि फैलिक और जेनिटल स्टेज के दरमियान एक पीरियड होता है उसको लेटेंसी कहते हैं। तो ये डिफरेंट कंसेप्ट्स हम जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वो यही है कि 5 स्टेजेस हैं, ऑरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनिटल। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो लेटेंसी है वो फैलिक और जेनिटल के दरमियान एक पीरियड होता है, स्टेज नहीं होती। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, फ्रॉइड का ये कहना है कि इनका ये बिलीव है कि जो सेक्सुअल अर्ग्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है किसी भी पीपल की पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में। इन्होंने सेक्सुअल अर्ग्स को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी और उन्होंने हर स्टेज का नाम भी बॉडी के उसी पार्ट के अकॉर्डिंग रखा है जहाँ से ये सेक्सुअल ड्राइव जो है या फिर प्लेयर है ड्यूरिंग दैट स्टेज वो डेवलप होती है। फॉर एग्जांपल ऑरल स्टेज, जैसे कि पता है कि बर्थ टू 1 ईयर इसका पीरियड होता है, तो यहाँ पे कहा कि इनको जो सेक्सुअल प्लेयर है वो उनको माउथ के थ्रू मिलता है, सो दैट इज़ इट्स कॉल्ड ऑरल स्टेज। तो यहाँ पर बच्चा इंजॉय करता है सकिंग को, बाइटिंग को, क्योंकि इससे इनको सेक्सुअल प्लेयर मिलता है। फिर एनल स्टेज की बात करें तो 1 to 3 ईयर्स है, तो यहाँ पे चिल्ड्रन आर सेक्सुअली ग्रेटिफाइड बाय द एक्ट ऑफ एलिमिनेशन। एनल स्टेज हमें पता है कि यहाँ पर हम इन बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, तो यहाँ पर एलिमिनेशन के थ्रू बच्चों को सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलती है। फिर हमारे पास 3rd नंबर पे आती है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज 3 to 5 ईयर्स होती है, इसमें सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मूव्स टू द जेनिटालिया। फिर ओडिपस क्राइसिस इस एज में डेवलप होते हैं जहाँ पे बॉयज़ जो हैं वो सेक्सुअली डिज़ायर देयर मदर्स एंड व्यू देयर फादर्स एज राइवल्स फॉर देयर मदर्स लव अकर्स इन दिस स्टेज। तो फैलिक स्टेज में ये क्राइसिस भी डेवलप होते हैं। ओडिपस क्राइसिस या इलेक्ट्रा क्राइसिस, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़े थे कि ये कौन से क्राइसिस होते हैं। सब यहाँ पर क्या कहते हैं, फ्रॉइड सजेस्ट करते हैं दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स नोटिस देयर फिजिकल डिफरेंसेस। बच्चे जो हैं यहाँ पर अब वो एक फिजिकल डिफरेंस जो है वो फील करते हैं। सो एज अ रिजल्ट गर्ल्स कम टू एविडेंस पेनिस एनवी। द डिज़ायर, पेनिस एनवी क्या है, द डिज़ायर फॉर अ पेनिस, एंड बॉयज सफ़र फ्रॉम कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी। अब कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी क्या है, द फेयर दैट इफ़ दे मिसबिहेव दे विल बी कैस्ट्रेटेड। बॉयज़ स्पेसिफिकली फेयर, अब यहाँ पे बॉयज़ को ये फेयर होता है दैट देयर फादर्स विल कैस्ट्रेट देम टू एलिमिनेट देम एज रिवल्स फॉर देयर मदर्स। सो टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट दिस थ्रेटनिंग रियलाइजेशन। अब ये थ्रेटनिंग रियलाइजेशन जहाँ पे बॉयज़ में अपेयर होती है, तो फ्रॉइड का ये कहना है कि अब इस थ्रेटनिंग रियलाइजेशन को, इस बिलीव को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए बॉयज़ एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। सो इस स्टेज में अब पहला डिफेंस मैकेनिज्म बॉयज़ में क्रिएट हो गया फैलिक स्टेज में, दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन। अब इस डिफेंस मैकेनिज्म का पर्पस क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म का पर्पस ये होता है कि जो हमारे कॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स हैं उसको पेनफुल या हार्मफुल थॉट्स से प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट द कॉन्शियस माइंड फ्रॉम थॉट्स दैट आर टू पेनफुल। सो बेसिकली ये हम डिफेंस मैकेनिज्म हमें बचाती हैं पेनफुल थॉट्स से, पेनफुल हार्मफुल फीलिंग्स से। सो आइडेंटिफिकेशन क्या है, इज़ व्हेन पीपल इमुलेट एंड अटैच देमसेल्व्स टू एन इंडिविजुअल हु दे बिलीव थ्रेटन्स देम। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन क्या है, बच्चा खुद को उस पर्सन के साथ अटैच कर लेता है जिससे उसे लगता है कि उसको थ्रेटनिंग हो सकती है। सो ये क्या है आइडेंटिफिकेशन। इट प्रिवेंट्स बॉयज़ फ्रॉम फेयरिंग देयर फादर्स। अब यहाँ पर क्योंकि हमने ऊपर देखा कि यहाँ पर ओडिपस क्राइसिस होते हैं, तो यहाँ पर जब बच्चों में ये थ्रेटनिंग वाली थोड़ा आता है कि उनके फादर उनको थ्रेट करेंगे या डांटेंगे या उन पर गुस्सा करेंगे, तो वो क्या करेंगे, उनको अपने फादर से खौफ महसूस होगा। अब वहाँ पे उनका डिफेंस मैकेनिज्म आइडेंटिफिकेशन का स्टार्ट होगा, तो वो अपने फादर से साथ थोड़ा अटैच होंगे और उनकी थोड़ी आइडेंटिफिकेशन तो उन्हें लगेगा कि अगर वो फादर के साथ अटैच होंगे तो उन्हें थ्रेटनिंग या खौफ महसूस नहीं होगा अपने फादर से।
इट आल्सो इनकरेज बॉयज़ टू ब्रेक अवे फ्रॉम देयर अटैचमेंट टू देयर मदर्स। इसके साथ साथ उनकी जो अपने मदर के साथ अटैचमेंट है उससे भी थोड़ा ब्रेक हो जाए, वो भी थोड़ी ब्रेक हो जाएगी। और इसके बाद अब उनको होगा कि उनको ज़्यादा मेंस की तरह दिखना चाहिए, तो फादर्स के साथ अटैच होकर वो कुछ इस तरह की फीलिंग्स फील करेंगे। अब फैलिक स्टेज के बाद क्या होता है, चिल्ड्रन जो है वो एंटर हो जाते हैं लेटेंसी में, जो कि 6 years टू पुबर्टी, ये एक स्टेज है जिसमें ड्यूरिंग विच दे पुश ऑल देयर सेक्सुअल फीलिंग आउट ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस। अब उनकी जो भी सेक्सुअल फीलिंग्स हैं वो उनको कॉन्शियस अवेयरनेस से थोड़ा रिप्रेस करेंगे ड्यूरिंग लेटेंसी। चिल्ड्रन टर्न देयर अटेंशन टू देयर इश्यूज़। अब यहाँ पर बच्चों की अटेंशन अपने केयर गिवर्स से हट के अपने इश्यूज़ की तरफ चली जाएगी, क्योंकि इस स्टेज में उनकी स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे वो सीखते हैं, दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं और इसी तरह से बहुत सी एकेडमिक स्किल्स वो सीख रहे होते हैं। तो अब वो उनकी अटेंशन जो है अपनी इश्यूज़ की तरफ चली जाती है। सो एट पुबर्टी चिल्ड्रन एंटर द लास्ट ऑफ द फ्राइड स्टेज। अब यहाँ पे लास्ट फ्राइड स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं एडल्ट जेनिटल स्टेज। Then again people remain in this stage for the rest of their lives and seek sexual pleasure through sexual relationship with others. So जितनी भी सारी स्टेजेस हैं इसमें फ्रॉइड सारी बात जो है वो सेक्सुअल प्लेजर की ही बात करते हैं कि हम किस तरह कौन सी स्टेज में कैसे सेक्सुअल प्लेजर जो है वो गेन करते हैं। अब यहाँ पर फ्रॉइड का कहना है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो किसी स्टेज में अगर उनकी प्रॉपर से ग्रोथ ना हो तो उनकी फिक्सेशन हो जाती है, और अगर ये फिक्सेशन हो जाए तो इसमें 2 रीजंस हो सकती हैं इस फिक्सेशन की, या तो फिर अंडर ग्रेटिफाइड है या फिर ओवर ग्रेटिफाइड है, या तो वहाँ पे उसकी जो प्लेयर थी वो पूरी नहीं हुई या फिर बहुत ज़्यादा हो गई। फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो रेगुलरली फीड नहीं करता और ऑरल स्टेज में, ठीक है, अ चाइल्ड हु वाज नॉट फेड रेगुलरली और हु वाज ओवरली इंडल्ज्ड माइट डेवलप एन ऑरल फिक्सेशन। तो फीड नहीं करता रेगुलरली या बहुत ज़्यादा उसे बार बार फीड करवा दिया जाता है तो फिर वहाँ पे क्या हो जाता है, ऑरल फिक्सेशन हो जाती है। सो ऐसे लोग जब एडल्ट यंग स्टेज में जाते हैं तो फिर यहाँ पर हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, ओवर ईटिंग करते हैं, लाइक देन प्रोस्पेंसिटी टू च्यू गम एंड एडिक्शन टू स्मोकिंग और एन अदर सिमिलर माउथ रिलेटेड बिहेवियर्स। तो इसी तरह के कुछ माउथ रिलेटेड बिहेवियर्स हमें देखने में मिलेंगे। अब यहाँ पे फ्रॉइड डिस्क्राइब करते हैं 2 काइंड्स ऑफ पर्सनालिटी रिजल्टिंग फ्रॉम एन एनल फिक्सेशन। जो हमारे अब पहले हमने बात की ऑरल फिक्सेशन की, अब हम बात कर रहे हैं जी एनल फिक्सेशन अगर होती है तो हमारे पास 2 तरह की पर्सनालिटी सामने आती है। सबसे पहली जो पर्सनालिटी है उसे हम कहेंगे एनल एक्सपल्सिव पर्सनालिटी और दूसरी जो है उसे हम कहते हैं एनल रिटेंटिव पर्सनालिटी। एनल एक्सपल्सिव पर्सनालिटी क्या है, ये लोग बहुत ज़्यादा मेसी होते हैं और डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, क्योंकि ये वो स्टेज है जिसमें हम इन बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं। तो अगर वो सही से नहीं होती तो फिर बहुत ज़्यादा मेसी होंगे या डिसऑर्गेनाइज्ड होंगे, तो उसको हम कहेंगे एनल एक्सपल्सिव। और एनल रिटेंटिव क्या होते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा नीटनेस को प्रेफर करते हैं, इसके अलावा हाइपर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और लिटिल बिट कंपल्सिव भी होते हैं। फिक्सेशन क्या इन द फैलिक स्टेज, ऑरल की बात की, एनल स्टेज की बात की। अब फिक्सेशन अगर फैलिक स्टेज में होती है तो इसमें जो हमारे पास लोग अपेयर होंगे वो एक्सेसिवली सेक्सुअली एश्योर्ड एंड एग्रेसिव होंगे, या फिर कोई भी अल्टरनेट पर्सनालिटी आपके सामने आएगी जिससे उनमें हमें देखने में क्या मिलेगा, द पर्सन्स हु आर कंज्यूम्ड विद देयर परसीव्ड सेक्सुअल इनएडिक्वेंसीज। सो ये हमें फैलिक स्टेज में अगर फिक्सेशन हो जाती है तो इस तरह के लोग हमें देखने में मिलेंगे। अब ये सारी फिक्सेशन जो है ये क्यों होती हैं, दीज फिक्सेशन रिजल्ट्स फ्रॉम साइकिक एनर्जी। साइकिक एनर्जी कौन सी है, द लिबिडो, हमने लास्ट भी लेसन में इसको पढ़ा था। अब ये क्या है, गेटिंग स्टक इन वन ऑफ द साइकोसेक्सुअल स्टेज, कि इस साइकिक एनर्जी की वजह से हम किसी एक स्टेज में फिक्सेशन हो जाती है हमारी, और ये साइकिक एनर्जी क्या कहलाती है, लिबिडो कहलाती है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो हमारे पास 2 टर्म होती हैं, एक होती है कॉन्शियस और दूसरा होता है सबकॉन्शियस, और एक होता है अनकॉन्शियस। इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रॉइड ने किसके बारे में लिखा था। तो फ्रॉइड ने जो बात की थी उन्होंने फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस के बारे में बात की थी, सबकॉन्शियस के बारे में बात नहीं की थी। फ्रॉइड का ये मानना था दैट पीपल मच ऑफ पीपल्स बिहेवियर इज़ कंट्रोल्ड बाय अ रीजन ऑफ द माइंड ही कॉल्ड द अनकॉन्शियस, कि बहुत सारे लोगों का बिहेवियर जो है उनका माइंड का एक ऐसा रीजन है जो उसको कंट्रोल करता है और उस रीजन को वो कहते हैं अनकॉन्शियस।
क्योंकि ये एक ऐसा रीजन है जिस पे हमारे हम कॉन्शियसली ना तो इसको असेस कर सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना ही हम थॉट्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं. सो वी डू नॉट हैव असेस टू द थॉट्स इन आवर अनकॉन्शियसली. In fact, Freud asserted that we spend tremendous amount of psychic energy to keep threatening thoughts in the unconscious. कि हमारा जो ज़्यादातर टाइम होता है, हमारी साइकिक एनर्जी होती है, हम इसी टाइम में गुजार देते हैं कि जितनी भी थ्रेटनिंग थॉट्स हैं हम उनको अनकॉन्शियस में भेजते जाएँ, वो किसी को पता ना लगे कि हम कैसा फील कर रहे हैं, खौफ महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. देन फ्रॉइड ने अपने अनकॉन्शियस माइंड को कंट्रास्ट किया था प्री कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के साथ. सब कॉन्शियस के साथ इसने कंट्रास्ट नहीं किया था, प्री कॉन्शियस और कॉन्शियस के साथ इन्होंने फ्रॉइड ने कंट्रास्ट किया था अपनी अनकॉन्शियस प्लान को. सो कॉन्शियस क्या है, जिसमें हम हर चीज़ के बारे में जो सोच रहे हैं एट द मोमेंट जो हम कर रहे हैं वो सब कॉन्शियस है. और प्री कॉन्शियस क्या है, जिसमें अगर हम थोड़ी सी अटेंशन दें तो हम बड़ी आसानी से चीज़ें कॉन्शियसनेस में ला सकते हैं. सो दैट इज़ द प्री कॉन्शियस के बस पीछे थोड़ी एक तह पीछे, एक लेवल पीछे पड़ी होती हैं, उनको इजीली हम उठा सकते हैं. सो ये फ्राइड ने ये टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई थी अनकॉन्शियस की, और उसको कंट्रास्ट किया था कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस के साथ. अब यहाँ पे नेक्स्ट फ्राइड कहते हैं कि जो पर्सनैलिटी है इसके 3 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से? इड, ईगो और सुपर ईगो. इड क्या है? द इड इज़ इन द अनकॉन्शियस. इड अनकॉन्शियस में होती है और इसमें हमारे पास इंस्टिंक्ट्स होते हैं और साइकिक एनर्जी होती है. अब ये इंस्टिंक्ट्स कौन से होते हैं? फ्रॉइड का कहना है कि हमारे अनकॉन्शियस में आईडी के 2 तरह के इड के 2 टाइप्स के इंस्टिंक्ट्स होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं. पहले को हम कहते हैं इरोस और दूसरे को हम कहते हैं थैनाटोस. इरोस मीन्स द लाइफ इंस्टिंक्ट्स एंड थैनाटोस मीन्स द डेथ इंस्टिंक्ट्स. और लिबिडो क्या है? लिबिडो इज़ द एनर्जी दैट डायरेक्ट्स द लाइफ इंस्टिंक्ट्स. लिबिडो लाइफ इंस्टिंक्ट्स को डायरेक्ट करती है. इरोस इज़ मोस्ट ऑफन एविडेंस एज अ डिज़ायर फॉर सेक्स. इरोस लाइफ इंस्टिंक्ट्स हैं, लिबिडो इसको डायरेक्ट कर रही है. इसके अलावा इरोस में क्या होते हैं? सेक्स की डिज़ायर होती है. जबकि हमारे पास जो थैनाटोस है ये हमें देखने में मिलता है जब हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं. तो दैट मीन्स कि वहाँ पर हमारी जो इड की ट्रेट है, टाइप है थैनाटोस, वो उस वक्त वहाँ पे एक्टिव है. सो ये क्या है? डेथ इंस्टिंक्ट्स. इरोस एंड थैनाटोस कौन से इंस्टिंक्ट्स हैं ये आपने याद रखने हैं. और ये इड के हैं, ईगो या सुपर ईगो के, ये भी याद रखने हैं. ये इड के अंदर आते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जिसमें माइंड के फ्रॉइड ने जो माइंड के पार्ट्स बताए जिसको हम इड, ईगो और सुपर ईगो कहते हैं, वो बता रहे हैं कौन सी एज में ये डेवलप होते हैं. सो इड को हम प्लेयर प्रिंसिपल भी कहते हैं और ये एट द टाइम ऑफ बर्थ ये एग्जिस्ट करता है. ईगो क्या है? ईगो ये इसको हम रियलिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं और ये 2 to 3 ईयर्स के अराउंड ईगो जो है ये डेवलप हो जाती है. सुपर ईगो को हम कहते हैं एक्ट एज अ कॉन्शियस. एक कॉन्शियस होता है और ये वाले जो स्पेलिंग है इसको कॉन्शियस कहते हैं, कॉन्शियस. ये ऑलमोस्ट 5 ईयर्स के अराउंड सुपर ईगो डेवलप हो जाती है. तो ये एज अक्सर पूछी होती है कि सुपर ईगो और ईगो कौन सी एज में डेवलप होती है. सो इड को हम कहते हैं कि ये एक प्लेयर प्रिंसिपल है. इसमें हमें इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है. इड एग्जिस्ट करता है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में और जो बेबीज़ होते हैं वो बेसिकली propelled solely by their aids. सो यहाँ पे बच्चों को क्या होता है, जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, कोई डिज़ायर होती है तो वो रोते हैं. उन्हें भूख लगती है तो वो रोते हैं, उनको सोना है तो वो रोते हैं. तो यहाँ से वो अपना जो भी प्लेयर प्रिंसिपल है वो इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं अपनी फीलिंग्स को. उसके बाद पर्सनालिटी का जो नेक्स्ट पार्ट डेवलप होता है वो ईगो है. ईगो को हम रियलिटी प्रिंसिपल कहते हैं. इसका क्या मतलब है? ईगो ने क्या काम करना है? इसकी जॉब ये है दैट इट्स जॉब इज़ टू निगोशिएट बिटवीन द डिज़ायर्स ऑफ द इड एंड द लिमिटेशंस ऑफ द इन्वायरमेंट. इसका काम ये है कि इसने जो हमारी ईड कह रही है और जो हमारा इन्वायरमेंट कह रहा है उसके दरमियान इसने थोड़ा सा कंपनसेट करना होता है, क्योंकि दरमियान का रास्ता निकालना होता है. सो ईगो क्या है? ये पार्शली कॉन्शियस माइंड भी होता है और ये पार्शली अनकॉन्शियस माइंड भी होता है. तो ये कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली दोनों लेवल्स पे वर्क करके एक फाइनल डिसीजन निकालती है हमारी ईगो. हमारी पर्सनालिटी का लास्ट पार्ट है जिसको हम कहते हैं सुपर ईगो.
अब बिल्कुल ईगो की तरह सुपर ईगो भी ऑपरेट करती है दोनों तरह के कॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल को, लेकिन यहाँ पर इसका जो मेन काम होता है इसने ये बताना है कि कौन सी चीज़ ठीक है, राइट है या रॉन्ग है। राइट एंड रॉन्ग के दरमियान इसने बताना है कि ये ठीक है, ये करना है, ये ठीक नहीं है, इसको नहीं करना। जबकि हमारी जो ईगो है वो गुड और बैड को मिला के कोई एक दरमियाना डिसीजन निकाल लेती है कि अब गुड भी करना चाहते हैं, बैड भी करना चाहते हैं, तो आप दोनों को करेंगे किस तरह से। तो ईगो इस तरह से उन दोनों चीज़ों को मेंटेन कर देती है। सुपर ईगो मैंने बताया कि अराउंड द एज ऑफ 5 ईयर डेवलप हो जाती है। अब यहाँ पर जो हमारी ये जो सेंस है सुपर ईगो अकॉर्डिंग टू फ्राइड, इसको हम कहते हैं ये कॉन्शियस लेवल है हमारा। अब ये कॉन्शियस क्या होता है ये हम अभी पढ़ते हैं। ईगो का मैंने आपको बताया कि ईगो जो है ये एज एन मीडिएटर वर्क करती है ईड और सुपर ईगो के दरमियान, और जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं वो भी ईगो पर ही बने हुए हैं कि हम ईगो को किस तरह से उसको पेनफुल और हार्मफुल थॉट्स और फीलिंग से किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली वो हम ईगो पर ही काम कर रहे होते हैं। वो सारे डिफेंस मैकेनिज्म एड और सुपर ईगो के लिए नहीं है, वो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल मिड नाइट है और इड आपको कहती है कि आपको सो जाना चाहिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, या फिर आपको किसी पार्टी में जाना चाहिए ताकि आप फन कर सकें। तो यहाँ पे आप सुपर ईगो आपको कहेगी कि आपको स्टडी करनी चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो पार्टी पे जाना या सोना दोनों में अच्छी चीज़ क्या है? स्टडी करना, क्योंकि स्टडी करनी चाहिए, ये अच्छी चीज़ है करने के लिए। ना सोएं ना पार्टी में जाएं, तो स्टडी करें। अब ईगो क्या करेगी? ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ सिखाए करेगी और आपके दिल और दिमाग के दरमियान जो जंग चल रही होती है उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेगी और ये कहेगी कि यू विल स्टडी फॉर 2 आवर्स, आपको 2 घंटे स्टडी करनी चाहिए, फिर आपको पार्टी पे चले जाना चाहिए और पार्टी पे आके हम सो जाएंगे। सो इस तरह का जो एक मीडिएटर रोल प्ले कर रहा होता है वो ईगो कर रहा होता है कि आपको किस तरह से सारी चीज़ें इक्वली लेके आप चल सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इन 2 टर्म्स में, जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस लेवल और दूसरा है कॉन्शियस। अब ये दोनों टर्म्स थोड़ी डिफरेंट हैं। कॉन्शियस इज़ समथिंग डिफरेंट एंड कॉन्शियस इज़ समथिंग डिफरेंट। इनके स्पेलिंग्स आपके सामने थोड़े डिफरेंट हैं। फ्राइडियन थ्योरी पुट्स ग्रेट एम्फेसिस ऑन द कंटेंट ऑफ द अनकॉन्शियस एज अपोज टू द कॉन्शियस। फ्राइड का मैंने आपको पहले बताया कि इनका जो ज़्यादा फोकस था, एम्फेसाइज था, वो अनकॉन्शियस के ऊपर था एज अपोज टू द कॉन्शियस। एंड वी आर अवेयर व्हाट इज़ इन अवर कॉन्शियस माइंड बट अनअवेयर ऑफ व्हाट इज़ इन अवर अनकॉन्शियस। हमें हमारे कॉन्शियस में क्या है इससे तो हम अवेयर हैं, लेकिन अनकॉन्शियस में क्या चल रहा है इससे हम अवेयर नहीं हैं। ये तो हो गया कॉन्शियस और अनकॉन्शियस की बात, जिस पे फ्रॉइड ने बात की। अब कॉन्शियस क्या है? कॉन्शियस क्या है? ये हमारी एक ऐसी सेंस है जिसमें हम राइट और रॉन्ग के बारे में आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सी चीज़ सही है और कौन सी गलत है। और ये बेसिकली एसोसिएट करती है विद द सुपर ईगो इन द फ्रॉइडियन थ्योरी। कॉन्शियस सुपर ईगो के साथ रिलेट करती है जिसमें ये एक सेंस है राइट एंड रॉन्ग की, दैट इज़ कॉन्शियस। और कॉन्शियस और अनकॉन्शियस मैंने आपको बता दिया, दीज आर डिफरेंट टर्म्स। अब ईगो की जॉब ये होती है कि इसने हमारे कॉन्शियस माइंड को थ्रेटनिंग थॉट्स से बचाना है और उसको अनकॉन्शियस में बरी कर देना है, दफना देना है। सो द ईगो यूजेस डिफेंस मैकेनिज्म्स टू हेल्प प्रोटेक्ट द कॉन्शियस माइंड। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, एज्यूम दैट मॉपीज कैप्टन ऑफ द हाई स्कूल चेयर लीडिंग स्क्वाड डिसाइड्स टू लीव हर बॉयफ्रेंड ऑफ 2 years। अब इनका बॉयफ्रेंड कौन है? बिफ है। बिफ कौन है? द स्टार वाइड रिसीवर ऑफ द फुटबॉल टीम फॉर एल्विन, द स्टार ऑफ द स्कूल्स चेस टीम। तो मफ़ी क्या है? वो बिफ को छोड़ने का, उससे ब्रेकअप का इरादा कर लिया है उन्होंने 2 साल के लिए। एंड नीडलेस टू से बिफ इज डिवास्टेटेड बट हिज ईगो कैन चूज फ्रॉम अ ग्रेट वैरायटी ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म्स विद विच टू प्रोटेक्ट हिम। अब इस सारे मामला से बिफ को काफ़ी दुख हुआ है, लेकिन अब वो अपनी ईगो को बचाने के लिए बहुत सारी वैरायटी है डिफेंस मैकेनिज्म्स की जिसको वो यूज़ कर सकते हैं ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकें, अपनी ईगो को प्रोटेक्ट कर सकें। अब इसमें से कुछ डिफेंस मैकेनिज्म जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द रिप्रेशन। रिप्रेशन क्या है? कि हम अपनी थॉट्स को कॉन्शियस अवेयरनेस या कॉन्शियस लेवल में आने से ब्लॉक कर देते हैं कि वो हमारे कॉन्शियस में आए ही ना। फॉर एग्जाम्पल,
अगर कोई पूछता है मफ़ी से अबाउट द ब्रेकअप, व्हेन आस्क्ड हाउ ही फील्स अबाउट द ब्रेकअप विद मफ़ी, बीफ से पूछा गया है कि मफ़ी से ब्रेकअप के बाद अब आप कैसा फील कर रहे हैं, तो बीफ रिप्लाइज करेंगे कैसे, कौन कौन मफ़ी। फिर उनको याद आता है वो, अच्छा हाँ मैं उनके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं। तो मतलब ये क्या है कि वो थॉट्स को ब्लॉक कर रहे हैं कि वो उनके कॉन्शियस लेवल में ना आए। सो दैट इज़ रिप्रेशन। डिनाइल में क्या है कि अब ब्रेकअप हो गया है, लेकिन यहाँ पर ये एक ईगो थ्रेटनिंग ट्रुथ है और हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल अभी भी वो ऐसे ही भी इसी तरह से एक्ट कर रहे हैं कि मफ़ी जो है वो उसके साथ अभी भी उसके साथ ही हैं और वो काफ़ी टाइम से उनका वेट कर रहे हैं और हर रात वो उनको कॉल करते हैं और वो अपने फ्यूचर की प्लानिंग्स करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि हमारे पास जो फीलिंग्स होती हैं किसी भी पर्सन या ऑब्जेक्ट को लेके हम उस फीलिंग्स को डिस्प्लेस कर देते हैं नेगेटिव इमोशंस के साथ। लाइक एंगर है, हम अपनी फीलिंग्स को डिस्प्लेस करेंगे दूसरे लोगों के ऊपर जो कि लेस थ्रेटनिंग हों और लेस हार्मफुल हों, वो अपने इमोशंस ज़्यादा यूज़ ना करें आपको बैक थ्रू करने में। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा गुस्सा है अपनी टीचर पर, तो वो अपने गुस्सा की केस पे निकालेगा, टीचर पे तो नहीं निकालेगा, वो अपने क्लासमेट पे निकालेगा, किसी पेट पे निकाल देगा या फिर किसी और बेजान चीज़ पे या पिल्लू पे या फुटबॉल पे वो अपना गुस्सा निकालेंगे। सो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, बेसिकली पर्सन ए की जो फीलिंग्स होती हैं पर्सन बी को लेके वो उसका सारा गुस्सा निकाल देता है पर्सन सी के ऊपर। ठीक है। सो जो हमने ऊपर एग्जांपल दी, इसमें अब यहाँ पे बिफ का क्या रिएक्ट होगा, बिफ वुड डिस्प्लेस हिज फीलिंग्स ऑफ एंगर एंड रिसेंटमेंट ऑन टू हिज लिटिल ब्रदर, पेट हैमस्टर और फुटबॉल। तो अब यहाँ पर वो उनको गुस्सा तो है, दिल भी बड़ा दुखा है, तो वो अपनी फीलिंग्स को गुस्से का इजहार किसी तीसरे बंदे पे करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ द प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या है, बिलीविंग दैट द फीलिंग्स वन हैज़ टुवर्ड समवन एल्स आर एक्चुअली हेल्ड बाय द अदर पर्सन एंड डायरेक्टेड एट वन सेल्फ। यहाँ पर क्या होता है कि प्रोजेक्शन में हमारी जो अपनी फीलिंग्स होती हैं हम किसी दूसरे बंदे पे प्रोजेक्ट करते हैं। बेसिकली हमारी अपनी फीलिंग्स होती हैं, हम कहते हैं नहीं वो फलां बंदा इस तरह से सोच रहा है। अपनी फीलिंग्स को दूसरे बंदों पे प्रोजेक्ट कर देना और कहना कि फलां ऐसा सोच रहा है, बेसिकली वो सोच अपनी ही होती है, उसे हम कहते हैं प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे बिफ क्योंकि मफ़ी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, केयर कर रहे हैं, तो ये अब यहाँ पे क्या कहेंगे कि मफ़ी स्टिल केयर फॉर हिम। मफ़ी को स्टिल अभी भी उसकी बहुत ज़्यादा केयर है, वो मेरे बारे में सोचते हैं, मेरा ख्याल करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा बिफ कर रहा है, मफ़ी नहीं कर रहा। उसके बाद आता है जी रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है कि हम जैसा फील कर रहे होते हैं ना, हम उसका जो फीलिंग्स के ऑपोजिट हम एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बिफ क्लेम्स ही लोथ्स मफ़ी। बेसिकली तो बिफ जो है वो मफ़ी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उनको शदीद किस्म की मतलब कमी महसूस हो रही है। लेकिन जहाँ पर वो कह रहा है कि बिफ कह रहा है कि उसको मफ़ी से शदीद किस्म की नफ़रत है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ट्रूली फीलिंग्स होती हैं हम उसके ऑपोजिट अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं कि हमें बहुत नफ़रत है उससे। सो दैट इज़ रिएक्शन फॉर्मेशन। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे पास रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या होता है, रिटर्निंग टू एन अर्लियर कंफर्टिंग फॉर्म ऑफ बिहेवियर। इन सारी सिचुएशन से पहले जो हमारे कंफर्टिंग बिहेवियर था, जिसमें हम ज़्यादा कंफर्टेबल थे, ज़्यादा अच्छा फील कर रहे थे, या चाइल्डहुड का कोई स्टाफ या कोई एनिमल जिसके साथ हम ज़्यादा रिलैक्स महसूस कर रहे थे, तो हम उस स्टेज में चले जाते हैं। सो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर रिग्रेशन अगर यूज़ करता है बिफ, तो क्या करेगा, बिफ बिगिंस टू स्लीप विद हिज फेवरेट चाइल्डहुड स्टफ्ड एनिमल या फिर कोई फजी किटन। इसके बाद है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में क्या है, कमिंग अप विद द बेनिफिशियल रिजल्ट ऑफ एन अनडिज़ायरेबल अकरेंस। अब यहाँ पे जो अनडिज़ायरेबल अकरेंस जो भी ये बिफ और मफ़ी के दरमियान में हुआ है, अब इन सारों से एक बेनिफिशियल रिजल्ट निकाल लेना, तो दैट इज़ द रैशनलाइजेशन। अब यहाँ पे बिफ का ये कहना है कि अगर वो चला गया है तो ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मफ़ी जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, स्मार्ट नहीं था और उसके साथ ज़्यादा मज़ा भी नहीं आता, तो अब मुझे ज़्यादा अच्छी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी या मैं उसके साथ ज़्यादा अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकूँगा। सो दैट इज़ द रैशनलाइजेशन। उसके बाद है जी इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इसमें क्या है, अंडरटेकिंग एन एकेडमिक अनइमोशनल स्टडी ऑफ अ टॉपिक। बिफ embarks on an in-depth research project about failed teen romances। अब ये जो भी सारा ट्रॉमा हुआ है, अब वो क्या करेंगे कि उसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट कर देंगे, इन डेप्थ उस पर स्टडी स्टार्ट कर देंगे कि क्यों जो टीन एजर्स हैं वो रोमांस में या इस तरह के रिलेशनशिप्स में वो क्यों फेल हो जाते हैं। सो
अनइमोशनल स्टडी के जो टॉपिक्स होते हैं उनको सिलेक्ट कर लेते हैं, इंटेलेक्चुअल वे में रिसर्च करते हैं कि ऐसा इस समय होता क्यों है। देन द लास्ट वन इज़ द सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है कि यहाँ पर चैनलिंग वंस फ्रस्ट्रेशन टुवर्ड अ डिफरेंट गोल। हम यहाँ पर हमारे जो भी हम फील कर रहे होते हैं हम उसको किसी ऐसे चैनल में उसको पुट कर देते हैं जिसका रिजल्ट अच्छा होता है और सोशली एक्सेप्टेबल भी होता है। सो सब्लिमेशन को बेसिकली कहा जाता है कि ये एक हेल्दी डिफेंस मैकेनिज्म है। फॉर एग्जाम्पल, इस सारे हादसे के बाद बिफ डिवोट्स हिमसेल्फ टू राइटिंग पोइट्री एंड पब्लिशेस अ स्मॉल वॉल्यूम बिफोर ही ग्रेजुएट्स हाई स्कूल। अब वो वहाँ पे पोइट्री राइटिंग स्टार्ट कर देते हैं, छोटे छोटे वॉल्यूम्स उनकी पब्लिकेशंस बुक्स के वो पब्लिश होना शुरू हो जाते हैं इससे पहले कि वो ग्रेजुएट करें। इसी तरह से कुछ लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ जो हैं वो क्या कहते हैं बड़े सख्त किस्म के एथलीट बन जाते हैं या कोई स्पोर्ट मैन बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सारी सब्लिमेशन होती है कि वो अब खुद को ज़ाया करने के बजाय वो जो सारी एनर्जी है, गुस्सा है, उसको वो एक ऐसे काम पे ऐसे गोल की तरफ लगा देते हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल होता है और हेल्दी भी होता है। अब यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं डिस्प्लेसमेंट में और प्रोजेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया कि पर्सन ए होता है, उसकी फीलिंग्स होती हैं पर्सन बी को लेके, बट द पर्सन रीडायरेक्ट दीज फीलिंग्स ऑन टू अ थर्ड पर्सन और एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन पे जाके उसकी फीलिंग्स निकलेंगी, यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट पे। प्रोजेक्शन क्या है, इसमें पर्सन ए की फीलिंग्स होती हैं पर्सन बी को लेके, लेकिन यहाँ पर एक बिलीव होता है कि पर्सन बी हैज़ दोज फीलिंग्स टुवर्ड हिम और हर पर्सन ए। ठीक है, मतलब पर्सन ए की जो भी फीलिंग्स हैं पर्सन बी को लेके उनको ये यकीन होता है कि पर्सन बी की फीलिंग्स उसकी तरफ ऐसी हैं जैसा कि वो फील कर रहा है। तो जो फ़र्क है डिस्प्लेसमेंट में और प्रोजेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट थर्ड पर्सन पे होती है और प्रोजेक्शन फर्स्ट पर्सन पे ही होती है, जिसको सेकंड पर्सन पे होती है जिसको लेके आपकी फीलिंग्स हैं और आप कहते हैं कि वो बंदा मेरे बारे में ऐसा सोचता है। अब फ्रॉइड की थ्योरी पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुई कि ये जो इतनी भी सारे एविडेंस हैं इसमें कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है इसके बारे में जो इसको सपोर्ट कर सके, इसको वेरीफाई कर सके, और इसके अलावा बहुत सारे कंस्ट्रक्ट जो हैं वो भी वेरीफाइबल नहीं है, जैसे कि अनकॉन्शियस है, ऑडिपस कम्प्लेक्स है, थैनाटोस है। ये जो है एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है और इम्पॉसिबल है इनको जज करना, इनको आइडेंटिफाई करना, इनको वेरीफाई करना। इसके अलावा हमारे पास जो साइको एनालिटिक थ्योरी है इस पर बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन भी हुई है। इसमें हमें बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के रिएक्शन मिलते हैं जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं या फिर इनके अगेंस्ट वर्क करते हैं। अब यहाँ पे जो साइको एनालिटिक थ्योरी थी इसको क्रिटिसाइज बेसिकली इसलिए किया गया था क्योंकि इन्होंने ओवर एस्टिमेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एंड ऑफ सेक्स, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को और सेक्स को। अब जो हमारे कॉन्टेम्प्रेरी रिसर्च हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं दैट द आइडिया दैट पर्सनैलिटी इज एसेंशियली सेट बाय द एज ऑफ 5 कि 5 ईयर्स की एज में पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप हो जाती है, वो इस आइडिया से थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। इसके अलावा फ्रॉइड बिल्कुल इसी तरह फ्रॉइड से ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव फोकस ऑन सेक्सुअल मोटिवेशन लेट सम साइकोलॉजिस्ट टू ट्राई टू ब्रॉडन द थ्योरी। इसके अलावा जो इन्होंने सेक्सुअल मोटिवेशन की बात की, इस आइडिया ने, इस थ्योरी ने कुछ साइकोलॉजिस्ट को मोटिवेट भी किया कि वो इस थ्योरी को और ज़्यादा ब्रॉडन करें, इस पर और ज़्यादा वर्क करें। अब फ्रॉइड की जो थ्योरी थी ये इसलिए भी ऑब्जेक्टेबल थी क्योंकि इसमें फेमिनिस्ट के बारे में कुछ ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया था। तो यहाँ पर जब इन्होंने बात की फेमिनिस्ट एनवी की तो एक फेमिनिस्ट सामने आई जिसको हम कहते हैं कैरन हॉर्ने एंड नैन्सी चॉड्रो। इन्होंने फिर इनका ये मानना था दैट दिस आइडिया ग्रीव आउट ऑफ फ्रॉइड्स असम्पशन दैट मेन वर सुपीरियर टू वुमेन रेदर देन फ्रॉम एनी एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस। कि फ्रॉइड ने इतनी बड़ी बात कह दी है कि जो मेन हैं वो सुपीरियर हैं रेदर देन वुमेन, जबकि इस पर किसी तरह का कोई एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन या एविडेंस भी मौजूद नहीं है। फिर ये सजेस्ट करते हैं कि इफ़ अगर वुमेन वर एनवियस ऑफ मैन इट वाज प्रोबेबिलिटी ड्यू टू ऑल द एडवांटेजेस मैन इंजॉयड इन सोसाइटी। अगर ऐसा है जैसा कि फ्रॉइड ने कहा तो ये सिर्फ इस वजह से होगा क्योंकि आदमी ही हैं जो सोसाइटी में जितनी भी अवेलेबिलिटी है, एडवांटेजेस हैं, उसको इंजॉय करते हैं। तो इसके ऑपोजिट फिर इंजॉय ने हॉर्ने ने एक और टर्म पोस्ट की दैट मैन में सफ़र फ्रॉम वार्म एनवी।
अगर वुमेन सफ़र करती हैं पेनिस एनवी तो मेन सफ़र करते हैं वॉर्म एनवी। अब ये वॉर्म एनवी क्या है? जेलसी ऑफ वुमेन्स रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज़। तो ये कंसेप्ट किसने दिया? कैरन हॉर्नी ने। फेमिनिस्ट आल्सो टेक इशू विद फ्रॉइड्स असर्शन दैट मेन हैव स्ट्रॉन्गर सुपर ईगोज देन वुमेन। तो जो फेमिनिस्ट थी कैरन हॉर्नी एंड नैन्सी, इन्होंने ये भी कहा कि फ्रॉइड ने ये जो कहा कि मेन की सुपर ईगो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है देन वुमेन। तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये इशू है। तो आप गलत कह रहे हैं, औरतों की भी सुपर ईगो स्ट्रॉन्ग होती है। अब ये जो फ्रॉइड की थ्योरी थी, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ हमारी करंट रिसर्च पे या हमारे कल्चर पे? अब क्योंकि फ्रॉइड की थ्योरी में कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, लेकिन फिर भी फ्रॉइड की थ्योरी को बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे कल्चर्स में इसको एक्सेप्ट किया जाता है। मैनी पीपल एक्सेप्ट द आइडिया दैट चिल्ड्रन आर सेक्शुअल क्रिएचर्स एंड दैट आवर बिहेवियर इज शेप्ड बाय अनकॉन्शियस थॉट्स। स्टिल लोगों का ये मानना है कि बच्चे सेक्शुअल क्रिएचर्स होते हैं और उनका जो बिहेवियर है वो अनकॉन्शियस थॉट की वजह से शेप अप होता है। फ्रॉइड का जो इम्पैक्ट है वो कल्चर पे बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉन्टेम्प्रेरी साइकोलॉजी। कॉन्टेम्प्रेरी साइकोलॉजी मतलब करंटली जो आजकल हम पढ़ रहे हैं, दैट इज़ अ कॉन्टेम्प्रेरी साइकोलॉजी। इस पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है जितना कल्चर पर है। बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जिनको फ्रॉइड ने इन्वेंट किया था, हैव क्रैप्ट इनटू ले पीपल्स लैंग्वेज। ले पीपल्स की लैंग्वेज में वो टर्म्स थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। और कौन सी टर्म्स थी? फॉर एग्जांपल ईगो है, अनकॉन्शियस है, पेनिस एनवी है या डिनाइल है। तो ले पीपल अब इनको कुछ और टर्म्स के साथ इनको यूज़ करते हैं और टर्म्स यूज़ करते हैं इन टर्म्स के लिए। सो मैनी ऑफ फ्रॉइड्स आइडियाज़ प्ले अ प्रोमिनेंट रोल इन द आर्ट्स। आर्ट्स में फ्रॉइड के जितने भी आइडियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं अपना। Okay, plays a prominent role in the arts. Salvador Dali's surrealist paintings are said to depict the unconscious, and the Woody Allen's films frequently feature a character undergoing psychoanalysis and playing out a Freudian drama. अब ये इन्होंने पेंटिंग्स की बात की, जो पेंटिंग्स हैं जी सैल्वाडोर डालीज की, और ये जो वुडी एलन्स ने जो फिल्म्स बनाई उसमें मोस्टली जो फ्रॉइडियन ने जितने भी कंसेप्ट दिए उनको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। पेंटिंग्स में अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बात की गई है, जबकि जो मूवीज़ हैं, फिल्म्स हैं, उसमें साइको एनालिसिस और फ्रॉइडियन ड्रामा के बारे में काफ़ी इन डेप्थ वहाँ पे उनको एक्सप्लेन किया गया है। फ्रॉइड के बाद आ जाते हैं हमारे पास ये साइकोडायनामिक थेरीज। एक है साइको एनालिटिक थेरी, अब है साइकोडायनामिक थेरी। साइकोडायनामिक थेरी या फिर न्यो फ्रॉइडियन, दोनों एक ही टर्म है, एक दूसरे दीज अप्रोचेज आर यूजुअली रेफर टू एज साइकोडायनामिक और न्यो फ्रॉइडियन। अब ये कौन है साइकोडायनामिक और न्यो फ्रॉइडियन? बहुत सारे ऐसे लोग जो फ्रॉइड्स के फॉलोअर्स हैं और उन्होंने डेवलप किया फर्दर ऑफशूट्स ऑफ साइको एनालिटिक थेरी। साइको एनालिटिक थेरी के फर्दर ऑफशूट्स उन्होंने डेवलप किए, उस पर फर्दर वर्क किया, तो उनको हम कहते हैं साइकोडायनामिक या फिर न्यो फ्रॉइडियन अप्रोचेस। अब इसमें जो बहुत ही बेस्ट नॉन क्रिएटर्स हैं साइकोडायनामिक थ्योरी के, वो हैं जी कार्ल जंग एंड एल्फ्रेड एडलर। ये दोनों न्यू फ्रॉइडियन हैं और फ्रॉइडियन के ही फॉलोअर्स हैं। जंग प्रपोज दैट द अनकॉन्शियस कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट पार्ट्स। यहाँ पे कार्ल जंग कहते हैं कि हमारे अनकॉन्शियस जो माइंड है इसके फर्दर दो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। एक होता है जी पर्सनल अनकॉन्शियस और दूसरी होती है कलेक्टिव अनकॉन्शियस। पर्सनल अनकॉन्शियस बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस को एक्सप्लेन किया, उसको पर्सनल अनकॉन्शियस कहते हैं। यहाँ पे यूंग बिलीव दैट एन इंडिविजुअल्स पर्सनल अनकॉन्शियस कंटेन्स द पेनफुल और थ्रेटनिंग मेमोरीज एंड थॉट्स द पर्सन डज नॉट विश टू कन्फ्रंट। अब ये ऐसी फीलिंग्स होती हैं, पेनफुल होती हैं, थ्रेटनिंग होती हैं, जिसमें पर्सन नहीं चाहता कि वो जनरल अवेयरनेस में आए, तो वो उनको अनकॉन्शियस में भेज देते हैं। सो इस तरह की पेनफुल और थ्रेटनिंग मेमोरीज को वो कहते हैं कॉम्प्लेक्सेस, और ये कॉम्प्लेक्सेस की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई कार्ल जंग ने। जंग कंट्रास्टेड द पर्सनल अनकॉन्शियस विद द कलेक्टिव अनकॉन्शियस। सो पर्सनल एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियस की टर्म्स जंग बताते हैं। अब ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस क्या है? ये पास डाउन थ्रू द स्पीशीज एंड अकॉर्डिंग टू जंग एक्सप्लेन्स सर्टेन सिमिलैरिटीज वी सी बिटवीन कल्चर्स। अब ये जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, ये डिफरेंट कल्चर्स में जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं ये उसको बेसिकली एक्सप्लेन करते हैं, और उन सिमिलैरिटीज़ को जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है उन सिमिलैरिटीज़ को हम कहते हैं आर्कीटाइप्स। आर्कीटाइप्स में क्या होते हैं? ये यूनिवर्सल कंसेप्ट्स होते हैं, हमारे पैटर्न्स होते हैं बिहेवियर्स को जो हम ह्यूमन स्पीशीज़ आपस में शेयर कर रहे होते हैं। अब ये भी ह्यूमन पैटर्न्स दो तरह के होते हैं, एक होता है शेडो और दूसरा होता है पर्सोना।
फिर एक दो और टर्म्स है जिसको हम कहते हैं एनिमा एंड एनिमस। तो ये 4 टर्म्स थी जो हमने इंट्रोड्यूस करवाई थी। आर्चीटाइप्स हैं ये, आर्चीटाइप्स की फर्दर टाइप्स हैं, शैडो, पर्सोना, एनिमा एंड एनिमस। शैडो क्या होता है? शैडो होता है कि हमें अपनी पर्सनालिटी के बारे में कुछ डार्क साइड्स पता हैं, लेकिन हमें खुद भी उन डार्क साइड से नफरत है, लेकिन हम वो दूसरों को शो नहीं करवाना चाहते। हम अपनी डार्क साइड पर्सनालिटी को, इवल साइड हमारी पर्सनालिटी की दूसरों को शो नहीं करवाना चाहते। सो दैट इज़ द शैडो। पर्सोना क्या है कि ये हमारी पब्लिक इमेज होती है कि हम दूसरों को किस तरह के दिखें, किस तरह लोग हमें समझें, हमें सोचें। सो दैट इज़ पर्सोना, कि हमारी पब्लिक इमेज क्या है, हम पब्लिकली अपनी इमेज किस तरह से क्रिएट करते हैं। सो दैट इज़ पर्सोना। और शैडो क्या है? अपनी डार्क साइड को हाइड कर लेना, दूसरों को शो ना करना। सो ये केस में आता है, ये हमारे पास आर्कीटाइप्स में आता है। ये आर्कीटाइप्स हैं जिनको हम कंट्रोल करके रखते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं जी एडलर। एडलर इज़ कॉल्ड एन ईगो साइकोलॉजिस्ट। एडलर को हम ईगो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं क्योंकि इनका जो ज़्यादातर रोल था, इन्होंने जो ज़्यादा अपनी इम्पोर्टेंस दी थी, किसको दी थी? इम्पोर्टेंस ऑफ द अनकॉन्शियस एंड फोकस्ड ऑन द कॉन्शियस रोल ऑफ द ईगो। अब ये जो सबसे पहले इम्पोर्टेंस चल रही थी अनकॉन्शियसनेस की, इन्होंने उसको थोड़ा डाउन प्ले किया और ज़्यादा फोकस किस पे किया? अनकॉन्शियस रोल पे, जो ईगो में कॉन्शियस अपना रोल प्ले कर रही होती है उस पर ज़्यादा फोकस किया। एडलर का ये मानना था कि ऐसे लोग जो मोटिवेट होते हैं बाय द फेयर ऑफ फेलर, कि वो फेल हो जाएंगे, इस खौफ से अगर वो मोटिवेट होते हैं तो इसको वो कहते हैं इंफीरियॉरिटी। इस टर्म को वो कहते हैं इंफीरियॉरिटी। ये क्या है कि आप खौफ, फेल होने के खौफ से आप मोटिवेट हो जाएं और ज़्यादा काम करें। सो दैट इज़ इंफीरियॉरिटी। एंड द डिज़ायर टू अचीव विच ही कॉल्ड सुपीरियॉरिटी। और अगर आप कुछ अचीव करना चाहें अपनी लाइफ में तो उसको हम कहते हैं सुपीरियॉरिटी। इसके अलावा जो हमारा बर्थ ऑर्डर का कंसेप्ट है कि बर्थ ऑर्डर की वजह से जो पर्सनालिटी है वो शेपअप होती है, इसका कंसेप्ट भी एडलर ने ही दिया था। अब आपने मुझे ये बताना है कि एनिमा और एनिमस क्या होता है, जिसका कंसेप्ट कार्ल जंग ने दिया था, और ये कौन सा आर्कीटाइप है। कल हम ऑफ करेंगे, मंडे से इंशाल्लाह हम ट्रेड थेरीज इस पर्सनालिटी के चैप्टर को कवर करेंगे एंड वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि नेक्स्ट वीक में हमारा सारा सिलेबस जो है वो कवर हो जाए। देन उससे नेक्स्ट वीक में हम पोस्ट टेस्ट इंशाल्लाह कंडक्ट करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन